10 लाख अमेरिकी डॉलर्स की शर्त लगी थी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करने वाले और दुनिया के सबसे महानतम निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट और एक्टिव इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिलने का दावा करने वाले टेड सीड्स के बीच में 10 साल के लिए 2007 में लगी इस शर्त को 2017 में आखिर किसने जीता? ये जानने से पहले जान लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या अंतर है और इनमें से कौन सा विकल्प बेहतर है, विशेषकर भारत के संदर्भ में, और इस बारे में आंकड़े क्या कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नए निवेशक को या ऐसे निवेशक जिनके पास शेयर मार्केट की स्टडी करने का ज्यादा समय नहीं होता, उनके लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स की यही सलाह होती है कि वे डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करें, और वो भी अगर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए किया जाए तो और भी बेहतर है। इंडिया में अभी ज्यादातर निवेश एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में होता है, जिसके अंदर एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी रिसर्च टीम के इनपुट्स के बेसिस पर यह डिसाइड करता है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से में नहीं, और इसीलिए एक्टिव फंड्स के फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, फंड वैल्यू का करीब करीब 1 से 2% तक। और एक्टिव फंड्स का लक्ष्य भी यही होता है कि वो निवेशकों को मार्केट से या यूं कहें कि उनके बेंचमार्क इंडेक्स से, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी से, अच्छा रिटर्न्स कमा के दे। वही पैसिव फंड्स सिर्फ अपने अंडरलाइंग इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यानी जितनी ग्रोथ अंडरलाइंग इंडेक्स से होगी लगभग उतना ही रिटर्न आपको मिल जाएगा, और पैसिव फंड्स का लक्ष्य भी यही होता है। हालांकि एक्चुअल रिटर्न्स इंडेक्स की तुलना में थोड़े से अलग हो सकते हैं ट्रैकिंग एरर की वजह से, यानी अंडरलाइंग इंडेक्स में हो रहे चेंजेस के हिसाब से फंड में चेंजेस करने में थोड़ी देरी हो सकती है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्जेस की वजह से भी फंड के एक्चुअल रिटर्न्स अंडरलाइंग इंडेक्स से थोड़े अलग हो सकते हैं, और इसी को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। तो ऑब्वियसली हमें ऐसे पैसिव फंड्स में निवेश करना चाहिए जिनका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, और चूंकि पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर को कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की या कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए पैसिव फंड्स के चार्जेस एक्टिव फंड्स की तुलना में बहुत कम होते हैं। पैसिव फंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक इंडेक्स फंड्स जो किसी भी नॉर्मल एक्टिव फंड्स की तरह खरीदे या बेचे जा सकते हैं, और इसके लिए किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, और दूसरे ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, और ये किसी भी शेयर की तरह खरीदे या बेचे जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर नए निवेशक अगर पैसिव फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए ईटीएफ्स की तुलना में इंडेक्स फंड्स एक बेहतर विकल्प है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि एक्टिव और पैसिव में कौन सा बेहतर है। वैसे वॉरेन बफेट हमेशा छोटे निवेशकों को पैसिव इन्वेस्टमेंट में निवेश करने की सलाह देते आए हैं, और टेड सीड्स के साथ लगाई गई 10 लाख अमेरिकी डॉलर की शर्त, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसको भी वॉरेन बफेट ने ही जीता था, क्योंकि टेड सीड्स ने जिन एक्टिव फंड्स को सेलेक्ट किया था उन फंड्स ने बेंचमार्क इंडेक्स से 2.2% कम रिटर्न दिया। अब जब एक्टिव फंड्स बेंचमार्क इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते तो भला निवेशक ज्यादा चार्जेस देके एक्टिव फंड्स में निवेश क्यों करे। अब इसमें कोई यह तर्क दे सकता है कि चूंकि अमेरिकन इकोनॉमी डेवलप्ड और मैच्योर्ड है, वहां पर फंड मैनेजर्स के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पोटेंशियल वाले शेयर्स के बहुत ज्यादा विकल्प नहीं होते। वहीं भारत जो कि एक डेवलपिंग और ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहां के फंड मैनेजर्स के पास में काफी विकल्प है स्मॉल कैप फंड्स में ऐसे शेयर्स चुनने का।
जो आगे चल के लार्ज कैप बनने की संभावना रखते हैं। और इसीलिए भारत में फंड मैनेजर्स के पास अच्छे अवसर होते हैं अल्फा जनरेट करने के, यानी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करके उससे ज्यादा रिटर्न्स कमाने के। और वैसे ये तर्क ठीक भी है, लेकिन अगर हम यूनियन म्यूचुअल फंड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखें तो उसके अनुसार पिछले 5 सालों में सिर्फ 29% एक्टिव फंड्स ही बेंचमार्क फंड्स को बीट कर पाए हैं। तो आप कहेंगे कि ठीक है, हम सिर्फ टॉप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करेंगे, लेकिन इसमें समस्या यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स अभी टॉप में है वो आगे भी टॉप में रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अगर हम फंड्स इंडिया द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि 2016 से 18 के 3 साल के रिटर्न्स के हिसाब से टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड्स थे उनमें से एक भी अगले 3 साल यानी 2019 से 21 में टॉप 10 में नहीं था। जो फर्स्ट रैंक पे था वो 22nd रैंक पे पहुंच गया, सेकंड रैंक वाला 17th रैंक पे, थर्ड रैंक वाला 63rd रैंक पे और फोर्थ रैंक वाला 184th रैंक पे पहुंच गया। और अगर आप 2016-18 के टॉप 30 म्यूचुअल फंड्स को भी देखें तो उनमें से सिर्फ 5 ही अगले 3 साल में भी टॉप 30 में जगह बना पाए। और आप इसके पहले की हिस्ट्री भी देखेंगे तो स्थिति कमोबेश यही रही है। तो क्या इसका मतलब एक्टिव फंड्स में निवेश करना बंद कर दें? हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। जैसे पहला है निवेश एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रूट के जरिए ही करें। इससे आपकी रिस्क एवरेज आउट हो जाती है। वहीं एक ही दिन में लमसम इन्वेस्टमेंट करने पे यह रिस्क हो सकती है कि आपके मार्केट में एंट्री करते ही मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो फिर आपके रिटर्न्स बहुत कम आएंगे। जैसे अगर हम यूनियन म्यूचुअल फंड्स के डेटा को दोबारा से देखें, वहां पे भी रिटर्न्स ऐसे ही कैलकुलेट हो रहे हैं। सारा निवेश 5 साल पहले एक ही दिन और एग्जिट एग्जैक्ट 5 साल बाद वाली डेट पर एक ही दिन। जो देखा जाए तो सही तरीका नहीं है रिटर्न्स कैलकुलेट करने का और किसी म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस को एसेस करने का। तो सही तरीका क्या है? रोलिंग एवरेज रिटर्न्स। अगर इन्हीं 5 सालों के रिटर्न्स को डेली रोलिंग एवरेज बेसिस के हिसाब से देखा जाए, यानी यह मानते हुए कि पिछले 5 सालों में हर रोज सेम अमाउंट निवेश की जाती, तो फिर उस हिसाब से करीब 62% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म कर रहे होते। यानी फर्स्ट मैसेज है गो एसआईपी वे। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होना चाहिए, आइडियली कम से कम 10 से 15 साल के लिए। इसीलिए कहते हैं इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग बट द टाइम यू रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। यानी आपको मार्केट में एंट्री करने के लिए सही टाइमिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, विशेषकर जब आप एसआईपी रूट के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना समय देते हैं अपने पैसे को ग्रो करने का। यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन करते वक्त आपको ज्यादा रिटर्न की बजाय यह देखना चाहिए कि रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी कितनी है। यानी बजाय ऐसे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के जिसने पिछले 1 साल में 40, 50, 60% रिटर्न दिया है, आपको ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने चाहिए जिसका ना सिर्फ 1 साल या 3 साल का रिटर्न बल्कि 5 साल और हो सके तो 10 साल का रिटर्न कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, भले ही वो 15% ही क्यों ना हो। दरअसल हमारी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और रीजनेबल होनी चाहिए, और ऐसे 15% रिटर्न भी काफी अच्छा रिटर्न होता है। पर हम में से ज्यादातर के साथ समस्या यह है कि या तो हम एफडी के 6 से 7% रिटर्न में भी खुश हैं, लेकिन जो ही हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हमें बस कुछ तूफानी करना होता है और हम 30, 40, 50, 60% रिटर्न की उम्मीद करने लग जाते हैं।
1 साल में पैसा डबल चाहिए, और उस चक्कर में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में निवेश कर लेते हैं, जो नहीं करना है। इसके अलावा सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड्स में सारा निवेश करने के बजाय कम से कम 4 से 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में निवेश को डाइवर्सिफाइड करने से भी हम रिस्क कम कर सकते हैं। और अगर जैसे आप 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो इसमें से एक कोई पैसिव फंड्स का भी हो सकता है, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाता है। और चूंकि हमने देखा है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड्स जनरली बेंचमार्क फंड्स को इजीली बीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पैसिव फंड लार्ज कैप कैटेगरी का हो तो बेहतर है। उससे आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी बच जाएंगे और रिटर्न भी लगभग उतना ही मिल जाएगा। वहीं स्मॉल एंड मीडियम कैप्स में फंड मैनेजर्स के पास में काफी अवसर होते हैं बेंचमार्क को बीट करने के, और ज्यादातर फंड्स अच्छा रिटर्न दे भी रहे हैं अपने हाई चार्जेस को एडजस्ट करने के बावजूद भी। और शायद इसीलिए इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में कुल निवेश का 85% एक्टिव और मात्र 15% पैसिव कैटेगरी में है। लेकिन वहीं पैसिव फंड्स में पिछले 2 सालों में जबरदस्त ग्रोथ दिखने को मिली है, जो 7% से बढ़कर 15% तक पहुंच गया है टोटल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। तो कंक्लूजन यह है कि निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव फंड दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, और इनका अनुपात निर्भर करेगा निवेशक की रिस्क एपेटाइट या रिस्क लेने की क्षमता पर। आपके पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव फंड्स का क्या अनुपात है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।